ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह खान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान का ज़िला कुर्रम, उसका शहर पारा चनार, जहाँ 6 महीने से कोई रास्ते बंद हैं, वहाँ पर अशियाए ज़रूरत की किल्लत है, ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ताजरों ने आज से शटर डाउन का ऐलान किया है, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सदर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को नेशनल प्रायोरिटी कहा है। पाकिस्तान ने भी एक क्रिप्टो काउंसिल बना ली है और इस मैदान में उड़ान के लिए तैयार है। इस मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इम्कानात क्या हैं, ख़दशात क्या हैं। हम अपने प्रोग्राम में बलूचिस्तान भी जाएंगे, लेकिन आगाज़ में ये ख़बर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई अब से कुछ देर पहले, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। आपको पता है कि आजकल अगर आप किसी को फ़ोन लगाएं तो शहबाज शरीफ साहब वो बताते हैं कि हमने बिजली कम कर दी है, 7 रुपये फ़ी यूनिट। वो ऐलान सुन के कुछ कान तो पक गए हैं, लेकिन चलें, वेलकम है, अवाम को कुछ रिलीफ मिलता है। आज कैबिनेट का इजलास हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सारे चैनलों ने चलाया उनका एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें भी जो है आलमी तौर पर काफ़ी कम हुई हैं। लगा ये कि वो कहने जा रहे हैं कि हम इसको भी पास ऑन करेंगे, तेल बहुत महंगा होता गया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं, ताकि इस कौम के जो ज़ख़म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। तो तवक्कुआत ये थी पिछले चंद दिनों से, जो बाज़गश्त थी वो ये कि गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतें भी कोई 8 से 10 रुपए फ़ी लीटर कम करने जा रही है। लेकिन अब ये क्लियर हो रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बल्कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जो अब पैसे बचेंगे वो हम लगाएंगे मोटरवेज़ बनाने पे। कौन सा मोटरवे? सखर से लेके कराची वाला बदकिस्मत मोटरवे जो बन के नहीं दे रहा। अरबों रुपए खुर्द बुर्द हो गए, लोग खा पी गए, मुल्क से भी चले गए, लेकिन वो मोटरवे बन के नहीं दे रहा। अब उन्होंने कहा कि जी NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसको बनाएगी इन पैसों से। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया कराची से क्वेटा का जो रास्ता है वाया खुजदार, चमन तक भी जाता है ये रास्ता, कि इन्होंने कहा कि ये जो सड़क है ये एक खूनी सड़क है। बिल्कुल सही कहा, इस पर आए दिन हादसात होते हैं, हज़ारों लोग इस पर मर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये वाली सड़क भी हम बनाएंगे। तो नज़रिया है कि गवर्नमेंट, और एक उन्होंने कच्ची कैनाल का भी जिक्र किया जो कि जिससे बलूचिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। ये तौसा के मुकाम पे दरिया सिंध से ये कैनाल निकाली जा रही है। सो कहने का मकसद ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि जी कि अवाम को रिलीफ पास ऑन नहीं होगा और हम ये ब्रिक एंड मोटर वाले प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे। अब इस पे पिछले चंद घंटों में हमने देखा है काफ़ी तनकीद सामने आई है। मैंने देखा खलीक कियानी साहब हैं, शहबाज राना हैं, मुज़म्मिल असलम हैं, उन सब ने क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये जो महंगाई से अवाम की चीखें निकल गई हैं, पहले उनको रिलीफ देना चाहिए, ना कि आप ये विथहोल्ड करें। ओके, देखिए, अब मुझे पता है कि काफ़ी गालियाँ पड़ेंगी इस बात पर, और मैं मानता हूँ कि कुछ रिलीफ देना चाहिए था शायद, लेकिन ये अगर किसी की तवक्को थी कि पूरा रिलीफ आवाम को मिलेगा तो आई थिंक दैट्स अनरियलिस्टिक। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एक पॉपुलिस्ट मेजर करें और आप सारा रिलीफ आवाम को दे दें। मेरा ख्याल है कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल मूव जो है वो है कि आप सरप्लस को वफाक के पास रिटेन करें और फिर आपको किसी चीज़ पर इस्तेमाल करें। अब हाँ, क्या इन्हीं चीज़ों पर इस्तेमाल होगा, कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल होगा, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। एक अलमिया है पेट्रोलियम प्राइसेस का कि जब वो ऊपर जाती हैं तो हर एक चीज़ महंगी होती है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप पाकिस्तान का डेटा देखें या दुनिया का देखें, जब वो नीचे जाती है ना चीज़ें सस्ती नहीं होती, मतलब उस रेशो से इन्फ्लेशन गिरती नहीं है। अभी हाल में एक इलेक्ट्रिसिटी की तो रिलीफ दिया, पता नहीं वो कब आपके बिल में रिफ्लेक्ट होगी। उम्मीद थी कि कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन अगेन आई थिंक के इट इज़ द मोर फिस्कली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। उसमें भी 7.5 रुपये या 7 रुपये 10 पैसे का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर हर कॉल पे हमें बताते रहते हैं, लेकिन अमलन जो मजदूरी अब तक मिली है वो 1 रुपये 7 पैसे के करीब मिली है। तो बाकी 6 रुपये किधर हैं मुझे नहीं, ये हमें नहीं पता। तो ज़ाहिर है लोग पूछेंगे कि भाई महंगाई इतनी करते गए तो पैसे, जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो बढ़ाते तो हो, नीचे आ रही हैं तो उसी हिसाब से फिर बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो बहरहाल इस पे हम देखेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगी कल तक कि इस डिसीजन का अवाम को फ़ायदा है या नुकसान। बलूचिस्तान से आज ये ख़बरें आई कि वहाँ पे मस्तंग का इलाका है,
वहाँ पे बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी की एक गाड़ी पर एक अटैक हुआ, एक धमाका हुआ। 40 उसमें सिक्योरिटी अहलकार सवार थे। इस धमाके के नतीजे में 3 अहलकारों की शहादत हुई, जबकि 16 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। उन्हें फिर क्वेटा ले जाया गया, अस्पताल में उनकी तीमारदारी हो रही है। ये जो अहलकार हैं ये मामूर थे सिक्योरिटी ड्यूटी पे। आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी दिनों से BNP मैंगल का एक धरना लगा हुआ है और ये अहलकार अपनी ड्यूटी करके वहाँ से मामूल के मुताबिक वापस जा रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया। अच्छा, सरदार अख्तर मैंगल जो हैं ये धरना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं कुछ अरसे से, उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे एक तो ये पॉलिटिकल बेचैनी है, जबकि सिक्योरिटी के हालात जो है वो आपके सामने हैं। नौशकी से भी खबर आई कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ है, झड़पें हुई हैं, जिसमें कहा गया कि 2 दहशतगर्दों को मारा गया है और उसमें भी FC यानी कि फ्रंटियर कॉर का एक अहलकार शहीद हुआ है। तो आपको याद होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ उसके बाद मुसलसल वहाँ पे जो हालात हैं उसमें भारी असलहा जो इस्तेमाल हो रहा है जो दहशतगर्दों के पास है वो अमेरिकन ग्रेड का अमेरिकन ग्रेड नहीं, अमेरिकन वेपन है, मिलिट्री ग्रेड। ज़ाहिर है आप तफसीली बात करेंगे। आपने लखपास के उसका धरने का तस्करा किया। एक चीज़ जिसकी जानिब बहुत कम तवज्जो जाती है, हम उसके सियासी और स्ट्रेटेजिक मुज़म्मरात पे तो रोज़ाना बात करते हैं। माशी जो मुज़म्मरात हैं, अभी मैं एक आर्टिकल मैंने तफसीली तौर पे पढ़ा डॉन में, उसमें बड़े मज़ेदार किस्म के ऑब्ज़र्वेशंस हैं। मुख्तसरन मैं बता सकता हूँ कि ये जो 19 दिन से ये धरना जारी है, रस्साकशी जारी है BNP में और हुकूमत में, लेकिन बहरहाल ये जो रूट है जो कि कराची को बरास्ता कोयटा, अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलाता है, इस धरने के सबब LPG और अशिया ज़रूरत के लगभग 800 कंटेनर और ट्रांजिट कंपनियों की 400 बसें ना वो मतलब फंस गई हैं और जाहिर है कि उनके साथ फिर वो जो सैकड़ों की तादाद में अमला है वो है। अफ़गान ताजिर जो हैं अब वो तंग आके वो जो चाबहार वाला ईरान वाला रूट है अब उसकी तरफ जा रहे हैं और कोयटा में जो तालीम हासिल करने वाले जो लोग हैं, मसलन एक स्टूडेंट जो खारान से ब्यूटम पहुंचा बड़ी मुश्किल से, तो उसने कहा कि मैं अपने गांव से वहाँ 4000 रुपये किराया दे के पहुँचाऊँ और हर तालिब इल्म अफोर्ड नहीं कर सकता है। अंदरूनी जो एक तो RCT हाईवे के अलावा अंदरूनी सड़कें हैं उन पे भी रुकावटें जो हैं वो खड़ी की गई हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने री रूट किया है, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते फराहम किए हैं, लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि सड़कें जाम हैं। सबसे तजारत नहीं फंसी हुई। कई सालों से पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है कि जो असलहा अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी रिफ़्रेश कर देता हूँ। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने, किसी ने जैसे कहा था ना कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी जी और काबुल पर काबिज हो गए हैं। उसके तकरीबन 15 दिन बाद आखिरी अमेरिकन फौजी वहाँ से फरार ही हो गए और क्या कह सकते हैं हम। लेकिन वो पीछे तकरीबन $7 बिलियन का असलहा छोड़ गए हैं। इसमें 26,000 हैवी वेपन्स थे, तकरीबन 3 लाख लाइट आर्म्स हैं, जैसे M4 कार्बाइन, M16, M14 राइफल्स, इस तरह 78 एयरक्राफ्ट थी, ज्यादातर वो हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और तकरीबन 61,000 मिलिट्री व्हीकल्स यानी हमवीज, MRAVs इस तरह की जो होते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे गए माले गनीमत तालिबान के हाथों में, और तालिबान ने, आपको याद होगा कि इसके थोड़ी देर बाद ही एक शानदार परेड की थी और ऐसे लग रहा था कि US शोकेस किया था। अब ये देख रहे हैं सारे अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन इक्विपमेंट और चला रहे हैं तालिबान। अब जाहिर है कि ये जो मैं फिगर्स कोट कर रहा हूं ये अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सिगर की हैं, ये कोई हवाई फायर नहीं है लिटरली। और जाहिर है कि ये छोड़े गए थे अफगान फौज के इस्तेमाल के लिए, लेकिन फिर आपको पता है कि अफगान फौज लड़ी नहीं, वो सरेंडर करती गई, भागती गई। इसके
कुछ माह बाद ही जब यहाँ पाकिस्तान में एक नई लहर शुरू होती है दहशतगर्दी की, तो हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बिलखसूस पुलिस आउटगन्ड है। सिक्योरिटी फोर्सेस के, स्पेशल फोर्सेस के कांस्टेबल का एक इंटरव्यू में भी पढ़ा था वॉशिंगटन पोस्ट में। वो कह रहा था कि जी उनके पास जदीद हथियार हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल गॉगल्स ऑल्सो, जो हीट डिटेक्ट कर सकते हैं, जो उसकी एक एडवांस्ड वर्जन होती है। अच्छा, ज़ाहिर है पाकिस्तान इसमें खामोश नहीं रहा। मार्च 2024 में एक वाइट पेपर छाया होता है और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। यूजुअली हम जब ये बात करते हैं ना कि ये असला इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान खारिज की, लेकिन यहाँ जो वाइट पेपर अगर आप पढ़ें तो उसमें बिलखसूस BLA का बार बार जिक्र किया जाता है। ठीक है, एक वो कहते हैं कि जब नेवल बेस इन तुर्बत के नेवल बेस पर हमला हुआ था, वहां से US मेड M32 ग्रेनेड लॉन्चर्स और नाइट विजन के थर्मल गॉगल्स वहां से फराम हुए थे। फिर जब ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, वहां पर भी M16 के A4 ग्रेनेड लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड्स वहां से थे। फिर और भी बहुत ज़ाहिर केसेस का जिक्र किया है। अच्छा, अब हम आते हैं हाल में। अच्छा, अब जब ये व्हाइट पेपर लॉन्च हुआ था तो इसके साथ बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ भी कांटेक्ट किया गया था, एक पूरी पब्लिसिटी कैंपेन थी। तो बिलखसूस वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर अभी हाल में ही, मैं ख्याल शायद कल ही, एक बहुत तफसीली रिपोर्ट शाया की है। पिछले माह जब जाफर एक्सप्रेस का हॉस्टेज क्राइसिस हमारे सामने आया था, जिसको शुक्र है कि सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया था, ज़्यादातर लोगों को वहाँ से रिहा कर दिया गया था, मां सिवा वो जिनको दो दहशतगर्दों के हाथों हलाक हुए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को तस्वीरें भेजी उन वेपन्स के सीरियल नंबर्स की। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट तकरीबन 1 साल से मुस्तकिल राब्ते में था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से और पेंटागन से कि जी ये हमें तस्वीरें मिल रही हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप प्लीज कंफर्म करें। बिल आखिर उन्होंने महीनों बाद कहा कि जी सर ये तो हमारा ही असला था। ठीक है, अब जहां जाफर एक्सप्रेस की बात है तो वहां पर M16 राइफल्स और M4 कार्बाइन्स पता लगा कि कम से कम जो 3 से 4 जो वहां पर जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अमेरिकन असलहा था जो अफगान फौज को जाना था। अच्छा, हुआ क्या? अब यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो कि जाहिर है कि क्योंकि TTP तो बहुत करीबी इत्तेहादी हैं अफगान तालिबान के, यकीनन उनके कुछ फाइटर्स ने शिरकत भी की होगी जो अमेरिका के खिलाफ जो जंग थी और अफगान हुकूमत के खिलाफ जो जंग थी, तो उनको वैसे ही दे दिया होगा एज ए गिफ्ट। लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस पूरे खित्ते में, और अफगान वॉर के बाद आपको याद है क्या हुआ था? हाँ, तो यहां पर अब मुझे याद है कि वजन के हिसाब से क्लैशनकोव की गोलियां बिकती थी, एंटी एयरक्राफ्ट गने बिकती थी, तो लूट सेल चली थी। इस बार भी आफ्टर द US विथड्रॉल यही हुआ है। फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत तफसीली इसके ऊपर आर्टिकल है कि हर जगह, मतलब हाईवे के कोने पर, जैसे यहां पर कोई फ्रूट का ठेला लगा देता है ना, वहां पर असले का लंडा बाजार। अब वहां पर जो M4 कार्बाइन है, जो विच आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट असॉल्ट राइफल्स आज दुनिया में, वो तकरीबन $2,500 की बिक रही थी। ठीक है, ये शुरू में। उससे पहले ये बिकती थी डबल ट्रिपल कीमत में, लेकिन अब एकदम मार्केट में जब इतनी सप्लाई आ जाती है, आपको पता है प्राइसेस गिर जाती हैं। तो जिस नाइट विजन का आप जिक्र कर रहे थे, वो तकरीबन $300 से $400, या कोई जो बहुत एडवांस्ड है वो $500 में बिक रही थी। अच्छा, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, यहां दरा आदम खेल तक भी वो सामान पहुंचा। और जो शुरुआत में, अब उस वक्त समझ नहीं आ रही थी ना कि यार ये भी एक इफेक्ट हो सकता है US विथड्रॉल का, तो यहां पर जितने भी जो कलदम तंजीमें हैं और फिर जाहिर है जो शौकीन लोग भी हैं, वो उन्होंने रुख किया दरे का। कुछ ने तो अफगानिस्तान से सामान उठाया और कुछ ने दरे से सामान उठाया, और जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत को उसका पता लगा, फिर छापे पड़े, जाहिर है वो बिजनेस सील भी हुई, बट बाय देन इट वाज टू लेट। अभी इस वक्त आपको पता है कि ट्रंप साहब ने
एक डिमांड की है अफगानिस्तान से कि सर ये जो हमारा असला है, ये हमारा असला है, आप वापस करो। तालिबान ने कहा कि नहीं, ये अब हमारा असासा है, ये माल गनीमत है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अफगान फौज का असला था ना, ट्रंप का कहां से होगा? अब ट्रंप का नहीं, वो कहते वो ट्रंप, सर सब कुछ ट्रंप का है ना, ग्रीनलैंड भी ट्रंप का है, आपका घर भी ट्रंप का है। इन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल भी बाई बैक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इट इज टू लेट। क्योंकि देखो यार, कितने साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए तकरीबन, और वो माल अब हर जगह फैल गया है। नाउ इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये आपकी सिचुएशन है। और इनफैक्ट एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि हम तो यहाँ पर हम तो ज़ाहिर है कि रो रहे हैं कि यार ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और श्रीलंका और सोमालिया तक भी ये माल पहुंच गया है, क्योंकि वही रूट्स जिनसे फॉर एग्जांपल मुनशियात स्मगल होते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, हमें पता है कि मिलिटेंट और क्रिमिनल नेक्सस है एक, उन्हीं रूट से ये असलहा जो अमेरिका ने तोहफे के तौर पर हम सबके लिए छोड़ दिया था वहां पर, वो अब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जिस वक्त हम खुशियां मना रहे थे कि काबुल में भाई लोग आ गए हैं और हम सिक्योर हो जाएंगे, नहीं वो खुशियां हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद खत्म ही हो गए। हम कितने अच्छे कमाल लोग हैं। पहले सोवियत यूनियन ने असला छोड़ा तोहफे के तौर पे, अब फिर अमेरिका ने असला छोड़ दिया ताकि खुद कफील हो जाए। अच्छा, और सबसे ज्यादा सफर अब हम ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर वो असला यहीं पे इस्तेमाल, पहले भी यही किया, ऐसे ही है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये सूरत हाल हो गई ईरान में सिक्योरिटी के हालात की। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर चलेंगे कुर्रम और वहाँ देखेंगे कि पाड़ा चनार में ताजर जो है वो क्यों दोबारा बाइकआउट कर रहे हैं। वेलकम बैक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का बदकिस्मत ज़िला कुर्रम और पारा चनार, नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। पिछले 6 महीने में इतने ऐलानात हुए कि बस अब अमन कायम होने वाला है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के ऐलान हुए। आज 6 माह बाद भी पारा चनार के जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि उनका माशी और मवासलाती मुहासरा बदस्तूर बरकरार है। दुकानें चूँकि खाली हैं, लिहाजा ताजिर और दुकानदार बेचें भी तो क्या बेचें। चुनाचे इस फरागत में आज से उन्होंने एक और शटर डाउन हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर मुतासरीन का धरना कई हफ्तों से मुसलसल बरकरार है। वहाँ से नामानिगार जावेद हुसैन ने रोज़मर्रा मसाइल की एक झलक हमें यूँ भेजी है। 1 जनवरी जो क्वाट अमन माहदा हुआ था, तो उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि जो मोर्चे हैं उनको तबाह कर देंगे। तो कबाइल खुशी खुशी वो फैसला कबूल किया, सारे कबाइल ने। तो बैंकर्स के तबाह होने के बाद भी जो मामलात है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। इस वक्त अगर मैं टमाटर के रेट बता दूं कि पारा चनार में इस वक्त 700 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, और ब्लैक मार्केट में पेट्रोल का 1 लीटर 1000 रुपये में मिल रहा है। पारा चनार शहर में ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज भी किया गया, जिसमें ताजिर रहनुमा इमदाद हुसैन ने बताया कि अमन माहिदा तय पाने और पैरिकैन के अमैदीन की जानिब से रास्ते खोलने का ऐलान के बावजूद बाज़ हुकाम अपने मफादात के लिए रास्ते नहीं खोल रहे हैं, और ट्रकों को कन्वाई में शामिल करने के लिए भारी रकम वसूल की जा रही है। और ताजिर रहनुमाओं का ये भी कहना था कि बदमनी माफिया के महसूस लोगों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। अच्छा, सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जिन ट्रकों को, मेरे तेरे ट्रकों को कॉन्वॉय का हिस्सा बनाने के लिए बकौल ताजिर माल समेटा जा रहा है, वो ट्रक भी नहीं पहुंच पा रहा है। मसलन इस वक्त भी 300 से ज़ायद जो इमदादी ट्रक हैं जो भरे हुए हैं, वो हंगू और दोआबा के दरमियान खड़े हुए हैं। आज से नहीं, कई हफ्ते से खड़े हैं। खुराक के अलावा उनमें अद्वियात भी लदी हुई हैं, लेकिन अद्वियात की ज़ाहिर है एक एक्सपायरी डेट होती है। तो वो धूप, खुला आसमान, ट्रक, वो एक्सपायरी, वो तकरीबन कचरे का ढेर, वो दवाएं पहुंचने से पहले ही बन जाती हैं। अद्वियात का एक ताजिर है, उसका ज़रा नवा सुन लें। मेडिसन नहीं आती, बच्चों को तकलीफ है, बड़ों को तकलीफ है, और एंटीबायोटिक रास्ते में खड़े हो के एपीकेसी खराब होती है, टेम्परेचर बाला होते हैं। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो तो 15 से 30 तक सेंटीग्रेड। लेकिन हुकूमत से मस नहीं होते,
गाड़ी कई दिनों से खड़े होते हैं, यानी महीना हो गए कि खड़े हैं। मेडिसन की सारी पिकेसी ये तो खराब होते हैं इस गर्मी की वजह से, और रूट खुलते नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द रूट खोलिए और मेडिसन और दूसरे खुर्दनोश की अशिया वगैरह इसको तरसील बना के परचनौर पहुँचाए। अच्छा, जब वहाँ मकामी लोगों से बात की जाए तो एक बात पे वो कंसेंसस रखते हैं, वो ये कि हालात इसलिए मुसलसल अबतर हैं क्योंकि यहाँ के कबाइल का एक दूसरे पे एतमाद बाकी नहीं रहा, जबकि सूबाई हुकूमत भी बकौल मकामी अमायदीन मसले का पायदार हल निकालने में संजीदा नहीं है। बातें ज़्यादा होती हैं और अमल कम होता है। कई माह पहले पहला अमन माहिदा हुआ मगर रसदी काफ़िलों पे हमले नहीं रुके। सरकारी दस्तों ने कार्रवाई करके लगभग 900 बंकर्स भी तबाह कर दिए हैं। पारा चनार की जानिब जाने वाली रोड के इर्द गिर्द के देहातों में महदूद ऑपरेशन भी हुए हैं, क्लीन अप ऑपरेशन, मगर आज भी थल पारा चनार रोड जो हार्डली 15 से 20 किलोमीटर तवील है वो उस पे सन्नाटा है। 29 मार्च को अब से तकरीबन 16-17 दिन पहले मकामी कबाइल के दरमियान अमन तिगा के नाम से एक और समझौते का ऐलान हुआ। हस्बे मामूल शिया और सुन्नी कबाइली रहनुमा एक दूसरे से गले भी मिले मगर सड़क आज भी गैर महफूज है। 27 मार्च के बाद से कोई इमदादी काफ़िला पारा चनार की तरफ दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका है। सूबाई हुकूमत कहती है कि हमने सड़क के अतराफ़ में मोर्चे तो ख़त्म कर दिए हैं मगर पुलिस की इजाफी चौकियों के क़याम का काम अभी तक जारी है। नीज़ एक मकामी पुलिस फोर्स के लिए भी भर्ती हो रही है। इस नफरी की तादाद लगभग 750 होगी। अल्लाह जाने ये भर्ती कब मुकम्मल होगी और कब इनकी ट्रेनिंग होगी और ये कब फ़ाल होंगे। जो लोग बदअमनी या ऑपरेशंस के सबब बेघर हुए हैं उनकी वापसी भी गैर यकीनी है। जो लोग हिफाजती चौकियों पे क्लियर होकर कुर्रम से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाते हैं उन्हें फिर वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। लिहाजा जो जहाँ है वो वहीं दुबक के बैठने को तरजीह देता है। इसका सबसे ज़्यादा मनफी असर कुर्रम के उन तलबा पे भी पड़ रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं या फिर वो मेहनत कश जो पाकिस्तान के दीगर शहरों और बिलखुसूस खलीजी ममालिक में मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं जाते हैं। उन्हें आमदोरफ्त और राब्ताकारी में ऐसी मुश्किलात दरपेश हैं कि जिनका पेशावर और इस्लामाबाद में बैठे फ़ैसला साज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने कहा कि अब तक जो गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के मुतअद्दिद एहलकार शहीद भी हुए हैं। 150 से ज़ायद जो हैं लाशें गिर चुकी हैं पिछले 6 महीने में। ठीक है, लेकिन हमें सरकार की लेवल पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के लेवल स्ट्रैटेजी के लेवल पे हमें कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अब तक जो भी कोशिशें हुई हैं कबाइल के दरमियान बातचीत करने की वो मुफीद साबित नहीं हुई और आई थिंक वहाँ पे सब लोग यही सवाल कर रहे होंगे कि और आखिर कब तक। सर्दियाँ गुजर गई, मौसम बहार गुजर गया, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो और कितना इसको आप ड्रैग करेंगे? ये आपके मुल्क का एक इलाका है। मेरा ख्याल है इंडेफिनेटली ड्रैग किया जा सकता है क्योंकि एक चीज़ हमने देखी है, सिर्फ मैं कुर्रम की बात नहीं कर रहा, हमने बार बार देखी है कि जब एक चीज़ मामूल बन जाती है ना, इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और जब एक चीज़ नॉर्मल हो फिर वो खबरों से हट जाती है, फिर वो खबरों से हट जाती है और हटी हुई है। हाँ, हटी हुई है। हम भी कोई 1-2 हफ्तों के बाद बात कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सेप्टेबल भी हो जाती है एक तरह से। तो अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं होप आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है ये सबसे खतरनाक फेज है। ये सबसे खतरनाक, हाँ, कि जब आप ये इसको मेरा ख्याल है इस तरह तो होता रहता है। मेरा ख्याल है कि शायद हम इस फेज पर पहुंच गए हैं। अब चलो एक यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे अब और वापस आएंगे तो चलेंगे फिर क्रिप्टो की दुनिया में और ज़रा देखेंगे कि क्रिप्टो के मैदान में पाकिस्तान क्या एफर्ट्स ले रहा है और हम आगे किस तरह जा सकते हैं। वेलकम बैक। कुछ मौजू ऐसे हैं जिनके बारे में मैं या शायद हम तीनों बहुत कम जानते हैं, लेकिन क्या करें फिर भी बात करनी पड़ती है। तो एक लिहाज से क्रैश कॉस्ट लेनी पड़ती है हमें, और क्रिप्टो करेंसी इसमें शामिल है। आजकल कई सालों से हो रही है, लेकिन आजकल ऑफिशियल
हलचल हो रही है ऑन क्रिप्टो करेंसी। हाल में ही पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, जिसकी CEO बिलाल बिन साकिब साहब का कहना है, दावा है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जनूबी एशिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाया जाए। इसके साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि हमारी ग्रिड में, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा बिजली है, लोग बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो क्या हम इस बिजली को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक सवाल है, आज हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। और एक जो काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि बाइनेंस के साबिक CEO चैनपेंग झाओ पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि मैं प्रो बोनो, मतलब पैसे लिए बगैर, मैं आपके क्रिप्टो काउंसिल की एडवाइजर बनने के लिए तैयार हूं। अच्छा, ये कोई जूम मीटिंग नहीं थी, वो बाकायदा यहां पर आए थे और वहां पर जाहिर है कि हस्ब मामूल MOUs और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत की गई। अच्छा, अब ये कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहुत एक तेजी से काम हो रहा है और ये शायद कोई नई काम हो रहा है। गेम चेंजर तो हर एक चीज है, वो आप अभी आप रहने नहीं, ये कहना चाहिए। चले, आपने कह दिया, आप खुश हो गए, ठीक है, बस अब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो 2021 में भी इस किस्म की एक पेशरफ्त की गई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर काफी इनिशिएटिव लिया था और मुझे याद है उन दिनों में, अगेन समझ बिल्कुल कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन एक आर्टिकल पढ़ा था, अली फरीद ख्वाजा साहब ने लिखा था अगेन कि क्या पाकिस्तान अपनी एक्सेस एनर्जी बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अली फरीद ख्वाजा आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बात है आपके लिए, थोड़ा सा सिंपल रखें क्योंकि वीगो हमारे सर से ऊपर ना गुजर जाए। अली साहब तकरीबन पिछले 17 सालों से यूरोप और UK की मुख्तलिफ फाइनेंशियल मार्केट्स में काम कर रहे हैं। अभी हाल में सेंटर फॉर डिजिटल एसेट रिसर्च का भी इनिशिएटिव आपने और आपके साथियों ने लॉन्च किया है लम्स में और यहाँ पर डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, मैं सिर्फ यहाँ पर अल्फाज पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं है कि इनका क्या मतलब है, इस पर भी काम होगा। तो अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब एक तो मैं बताएं कि जैसे आपसे ही मैंने इंफॉर्मेशन ली थी कि ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, 4 साल पहले भी इस किस्म की कोशिश की गई थी। उस वक्त क्या हुआ, फिर वो हुकूमत चली गई तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ऐसा ही था या कुछ और रीजन से? जी, अगर माजी में देखा जाए तो 2009 में बिटकॉइन बना था। अच्छा जी। और 2009 में जो फेमस पेपर सतोशी नाकामोटो का, जिसमें ये लिखा गया था कि बिटकॉइन एक ऐसा पेयर टू पेयर पेमेंट मैकेनिज्म बनेगा, तो वो पब्लिश हुआ। 2010 में जो है इसमें काम होना शुरू हुआ। पाकिस्तान में इसकी अडॉप्शन बड़ी ही जल्दी से, बहुत ही जल्द हो गई। तो 2012, 13, 14 तक मतलब इंडिविजुअल लेवल पे बिटकॉइन अडॉप्शन बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिकअप हो गई। और आपने जैसा दुरुस्त फरमाया कि 2020-21 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने एक फॉर्मल टास्क फोर्स भी बनाई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर थी। इसी तरह उस टाइम पे KP प्रोविंस के अंदर इनिशिएटिव हुए कि जिसमें कि रन ऑफ द रिवर जो है वो वहाँ पर जो पावर प्लांट्स है उस पर बिटकॉइन माइनिंग की जाए। कुछ और भी इनिशिएटिव्स हुए थे जिसमें तरबीला डैम की जो एनर्जी थी उसको भी यूज़ करने का टॉपिक्स डिस्कस हुए, मगर उस चीज़ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। सो अब गवर्नमेंट ने उन सारे के सारे टॉपिक्स को दोबारा रिकन्सिडर किया, मगर उसमें इस बार एम्फेसिस और उसमें एग्जीक्यूशन की विल जो है वो ज़्यादा लगती है, विच इज़ अ गुड थिंग। मगर सर्टनली जिस तरह आपने बोला कि ये टॉपिक्स have been under consideration for a long time because now ग्लोबली भी चीज़ें चेंज हो गई। ग्लोबली ट्रंप के आने के बाद जब US गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डालेंगे, तो हमने कहा कि अगर बॉस ने कह दिया तो फिर हमें भी करना चाहिए। यस सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। गेम चेंजर, गेम चेंज, उनकी गेम तो काफी चेंज हो रही है, वर्ड बैन होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर तो अडॉप्ट काफ़ी अर्ली हुई थी और मुझे याद है मैं गया था अपने कंप्यूटर वाले के पास, तो वहाँ पर मैं देख रहा था वो धड़ाधड़ वहाँ पे हाई एंड सिस्टम्स बिक रहे हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार क्या लोग आजकल कंप्यूटर गेमिंग बहुत कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं यार ये माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे कख नहीं समझ आई कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब इसकी समझ आ रही है। तो अब एक चीज़, एक सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड ग्रे तो काम चल रहा था, इसको रेगुलेट करने का क्या फ़ायदा है?
जी, पहले तो हमें दो चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए, बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपने शुरू में वर्ड यूज़ किया क्रिप्टो करेंसीज। करेंसीज का जो एक वर्ड है उसमें बड़ा एक लोडेड वर्ड है, उसमें रेगुलेशन आ जाती है। करेंसी सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती है, मैं और आप भी इशू नहीं कर सकते, या कोई बैंक भी अब इशू नहीं कर सकता। एक ज़माने में बैंक अपनी करेंसीज खुद इशू करते थे। तो मगर बिटकॉइन माइनिंग जो है वो उसका रेगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप अपने घर की एनर्जी पे टीवी लगाते हैं, उससे अब आप बिजली चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उससे आप बिटकॉइन माइनिंग भी कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो उसको अगर आप साइड पे रखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि शुरू में क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग करना आसान थी तो लोग अपने कंप्यूटर्स को भी यूज़ करते थे, अपने मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ करते थे। मगर ओवर टाइम बिकॉज द कम्प्लेक्सिटी इसमें इंक्रीज़ होती रही, तो आपको अब जो कंप्यूटर्स चाहिए वो बहुत एडवांस्ड है और वो प्रॉपर सर्वर्स हैं जो आपको एक डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा फार्म में लगने। काफ़ी ममालिक ने, जैसे अगर आप यूएई की मिसाल दें तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं। एक ज़माने में ईरान में एक स्कैंडल हुआ कि उन्होंने देखा कि उनके मुल्क की जो उनका टीवी स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा था। तो जब जाके उन्होंने उसको दरियाफ्त किया तो पता चला कि वहाँ पे तो बिटकॉइन माइनिंग हो रही थी। तो बिटकॉइन माइनिंग की रेगुलेशन के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो आप अपनी बिजली यूज़ करके जो मर्जी प्रोड्यूस करें और उसको इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ मर्जी बेचें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात आती है तो ये हाईली रेगुलेटेड है, ना सिर्फ करेंसी का एस्पेक्ट मगर एज एनी एसेट क्लास जिसमें आम शहरी या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट। पाकिस्तान में अगर आपने इन्वेस्टमेंट का कारोबार करना है, जैसा के ट्रेड मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट की ब्रोकरेज है, तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना होता है, आपको फिट एंड प्रॉपर प्रूफ करना होता है, आपको इन्वेस्टर सेफ गार्ड अपने बनाने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रोटेक्शन और एक सारा जो एक फ्रेमवर्क है रेगुलेशन का वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद लोग क्रिप्टो एसेट या डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 20 मिलियन से ज़ायद। 20 मिलियन से ज़ायद। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 3 मार्केट्स फॉर क्रिप्टो एडॉप्शन। मगर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, बट कि गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट या शायद बिकॉज ऑफ एक्चुअली सवाल यही है कि देखें ये थ्राइव इसलिए करता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, आप अनोनिमस हैं, फिर ग्रे में सारा काम हो रहा है, उसमें फिर सारी कंसर्न्स भी हैं कि उसमें डॉजी डीलिंग्स भी हैं, सब कुछ भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है। इसको जब आप रेगुलेट करने जाएंगे तो वोंट इट किल the whole thing, स्पेशली जो करेंसीज का जो है बाइंग एंड जी, आप इसको कई पहलू से देख सकते हैं। एक पहलू, जैसे मैंने बोला कि मैं एक रेगुलेटेड कंपनी ऑपरेट करता हूँ, स्टॉक ब्रोकरेज है, तो मैं तो चाहता हूँ कि बाइनेंस को रेगुलेट करें। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी ऑफशोर इलीगल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं ग्रे मार्केट में, उनमें रेगुलेशन होनी चाहिए, उनको भी टैक्स देना चाहिए, उनको भी कस्टमर्स के KYC और AML करना चाहिए जो हम करते हैं। नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि जैसे ही आप उनमें आपने उनको एक बेनिफिट दिया है, ना वो टैक्स देते हैं, ना वो फीस देते हैं, ना उन्होंने दिखाना है कि यार ये पैसे कहां से आए, ना उन्होंने कुछ ऐसा दिखाना है। तो जब आप उन पे रेगुलेशन डालेंगे तो आप उन पे शायद कोई फेवर नहीं कर रहे, आप उनको रेगुलेटरी एम्बट के अंदर ला के अपने कंट्री का एक उनको कह रहे हो कि अगर आपने हमारे मुल्क में ऑपरेट करना है तो आपको हमारे फ्रेमवर्क, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हो सकता है कि इससे सेक्टर बिल्कुल कम हो जाए, मगर दुनिया भर में यही ट्रेंड चल रहा है क्योंकि FATF और जो एक ग्लोबल एक वेव है उसमें ये रिकग्नाइज हो गया है कि ये डिजिटल एसेट्स की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है और इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है ताकि एक रेगुलेटरी कंप्लायंट दुनिया बने। अगर पाकिस्तान रेगुलेट नहीं करता तो फिर हो सकता है कि हमें मसला हो बाकी मुल्कों के ममालिक के साथ फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने का, क्योंकि वो कहें कि आपके जी मुल्क में तो क्रिप्टो यूजेज इतना ज़्यादा है और ये तो रेगुलेटेड भी नहीं है। सो मैं भारत की मिसाल देख रहा था कि उन्होंने अर्ली ईयर्स में काफ़ी टैक्सेस लगाए और उसकी वजह से बढ़ने की बजाय ये बैठ गया। ठीक है ना, हमें एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप कंपेयर करके बताएं कि रीजन में भारत है, टर्की है, दूसरे मुल्क हैं, वहाँ पे क्या हुआ है एंड वेयर डू वी स्टैंड बेसिकली। एक ब्रेक के बाद हमारे मुल्क में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम हो गया है। हम चाहते हैं कि क्रिप्टो के मामले को हम आगे बढ़ाएं। अली फरीद ख्वाजा हमारे साथ हैं। अली, ये बताइएगा कि हम तो खैर अब तैयारी कर रहे हैं लेकिन भारत ने, हमारे जैसे दूसरे मुल्कों ने इस पे पहले काफ़ी काम कर लिया है, उनका एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है?
जी, डिफरेंट ममालिक ने अपने एक्सपीरियंसेस वक्त के साथ साथ चेंज किए हैं। आज से अगर आप 12 महीने पहले चले जाएं तो अमेरिका में इस डिजिटल एसेट्स पे बड़ी स्क्रूटनी थी और फाइन्स हुए बड़े बड़े, जिनका आपने जिक्र किया, जो सीजी हैं, जो बाइनेंस के फाउंडर है, उनको तो जेल भी हुई। तकरीबन 5 बिलियन की फाइन पड़ी जी, $4.6 बिलियन की बाइनेंस में फाइन देना पड़ा और 4 साल जेल में भी, 4 महीने जी। उन्होंने फिर सेटलमेंट की और गिल्टी प्लीड किया। तो मगर अब वही यूएस में प्रेसिडेंट, उनके जो अपने प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि मैं यूएस को इसका क्रिप्टो का कैपिटल बनाना चाहता हूँ, दुनिया का लीडर बनाना चाहता हूँ। तो वक्त के साथ साथ इस इंडस्ट्री ने भी इवॉल्व किया है और रेगुलेशन ज़्यादा आई है और डिफरेंट ममालिक की रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क्स है और जो अप्रोच है वो भी चेंज हुई है। मगर ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब 2009 में जब ये स्टार्ट हुआ, इट वॉज स्टार्टेड एज एन आइडिया कि अगर मैं आपको ईमेल भेज सकता हूँ, तस्वीरें मोबाइल फ़ोन में भेज सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो इंटरनेट से आपको मैं पैसा क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर सकता विदाउट अ मिडल मैन। मिडल मैन को, वरना मिडल मैन सारी फीस ले लेते हैं, पैसे तो मेरे हैं और पैसे हमारे हैं, तो जब ईमेल भेजते तो किसी को फीस तो नहीं देते, तो पैसे भी ऐसा ट्रांसफ़र कर ले। तो इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। जो फ़र्क था कि आज तक जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आए हैं वो टॉप डाउन आते थे। रेगुलेटर या बिग बैंक कहता था कि ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है, अब लोगों को कहें कि अडॉप्ट करें। इस चीज़ में उल्टा था, उसके बरक्स लोग की अडॉप्शन बनी, तो हुकूमत ने कहा कि अब हमें इस चीज़ को रेगुलेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ना सिर्फ लोगों से ये बढ़ा, इसमें बहुत ज़्यादा बूम एंड बस्ट भी हुए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स भी हुए। दुनिया की ऑलमोस्ट हर साइकिल में जो उस वक्त की बड़ी एक्सचेंज थी वो स्कैम और हैकिंग से तबाह हो गई। सबसे पहला माउंट गॉक्स जापान में वो बंद हो गया। हाल ही में 2-3 साल पहले यूएस में FTX बहुत बड़ा एक्सचेंज जी कोलैप्स कर गया। पिछले महीने जो दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सचेंज है उसमें 1 बिलियन से ज़ायद का बड़ा फ्रॉड हो गया। और अमेरिका में ही अभी ट्रंप कॉइन और मिलेनिया कॉइन का पूरा एक स्कैम चल रहा है। और एल सल्वाडोर, अर्जेंटीना के अंदर उनके प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन केसेस बन गए हैं क्योंकि उन्होंने एक कॉइन को प्रमोट किया। तो ये बात ज़रूर है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रही और इसमें स्कैम्स, और उसकी वजह से रेगुलेटर ने कहा कि हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो क्रिप्टो काउंसिल बनी है ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें, वही बात है, हम उसके पॉजिटिव पहलू पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रोथ के एस्पेक्ट पे कि इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर हमें ये भी इसका फोकस रखना चाहिए कि इसके चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये वो फाइनेंस मिनिस्टर है जो पहले हबीब बैंक के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हबीब बैंक ने कंप्लायंस और रेगुलेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की क्योंकि उनको एक फ़ाइन हो चुका था। उसके साथ साथ हबीब बैंक ने पाकिस्तान को FATF में बड़ी सपोर्ट की। सो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट की टीम है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। उसमें अगर एनर्जी और ग्रोथ के बारे में बात है तो उसके चेयरमैन वो है जो कंप्लायंस और रेगुलेशन को शायद पाकिस्तान में उनसे बेहतर कोई समझता ना हो। ठीक है, तो मतलब कॉशियस ऑप्टिमिज्म। अच्छा, एक और बात है, अब मैं माइनिंग पे आता हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई ये जान के कि भूटान, हाँ मतलब जब हम फाइनेंस की दुनिया की बात करते हैं तो भूटान का जिक्र वहां पे नहीं होता जनरली। अब वहां पर आपको पता है कि बहुत हाइड्रो पावर है, तो वो अपेरेंटली जो उनकी इजाफी हाइड्रो पावर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम हमेशा रो रहे होते हैं ना यार कितनी बिजली है, कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये इसके ऊपर तो आपने बाकायदा काम भी किया है, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? क्या पाकिस्तान के लिए फीजेबल है या एक ख्याली पुलाव है, क्या है? जी, इस वक्त तो मुझे नंबर्स नहीं पता क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग के नंबर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बिटकॉइन विच प्रोड्यूस जो हम माइन कर सकते हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। तो इस वक्त मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद वी हैव मिस्ड द बोट। ये मेरा अंदाज़ा है इसलिए क्योंकि अगर आप टेक्सास देखें तो टेक्सास के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिप्टो माइनिंग हो रही है उधर 2 सेंट पे आपको एनर्जी मिल जाती है। To attract big companies in Pakistan now, even at 5 or 6 or 7 cents, might be slightly more difficult. मगर इसका ये मतलब नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपको पता है कि हम हमेशा डिबेट करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एक सोल्यूशन जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि आप जाओ पावर कंपनी से कहो कि प्राइसेस कम करें और उस पर डंडा यूज़ करो। उसकी बड़ी क्रिटिक निकली, मगर यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द डिमांड rather than reducing the supply। तो डिमांड के दुनिया में 2 ही
ऐसे एरियाज है जिसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एआई और बिटकॉइन माइनिंग। सो इसलिए अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इस एक्सेस पावर को डेटा सेंटर्स को दे सकते हैं और उस डेटा सेंटर के अंदर बिटकॉइन माइनिंग भी हो सकती है, और एआई का भी जो इक्विपमेंट है वो वही चिप्स है जो कि बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ हो रही है। तो हो सकता है कि जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें पाकिस्तान, वो अपनी असेसमेंट करें और असेसमेंट करने के बाद शायद वो कहें कि हम एआई में इन्वेस्ट कर देंगे। हो सकता है उनको अगर डेटा से उनको बिटकॉइन माइनिंग अच्छी लगे तो उस पर कर देंगे। इस वक्त मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट का अप्रोच ये है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स यू हैव टू गो आउट विद अ बैंग। आपको कहना पड़ता है कि आओ हमारे मुल्क में, हम आपको मरात देंगे, हम देखे सीजी को भी लेकर आए, हमने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई जिसमें बड़ी एनर्जी है, आप आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो दैट्स वाई हमारी अप्रोच थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि हम थोड़े ज़्यादा इंथुजियास्टिक है, मगर जैसे मैंने बोला कि हमारा एनर्जी का मसला है, हमारे पास एक्सेस एनर्जी है और ये एनर्जी डेटा सेंटर्स में यूज़ होगी और डेटा सेंटर्स में एआई की भी डिमांड होगी, और हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये जो क्रिप्टो माइनिंग है जी। मतलब मैं इसको इमेजिन करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे अभी पिछले हफ्ते इतनी बड़ी वो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो हम बात कर रहे थे सैंडक की, रेकोडेक की, लेकिन इसका हमारे जैसे थोड़े से डायनासोर्स के लिए अगर ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि क्या है, मतलब अगर चित्राल में या कहीं पे क्या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, कोल माइनिंग, हाउ डज इट हैपन? जी, आप बिल्कुल, एक डेटा सेंटर है तो एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर्स के सीपीयूज जिससे हमें नज़र आते हैं, बैक वाला मशीन, वो लगे हुए लाइन के लाइन, और कूलिंग सिस्टम है क्योंकि ये जब बिजली यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसको कूल करने के लिए आपको कूलर लगाने पड़ते हैं। या डेटा सेंटर्स दुनिया के ठंडे जगह पे रखते हैं, नॉर्थर्न एरिया पाकिस्तान का या आइसलैंड या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो फिज़िकली ये आपको ऐसा लगता है। बेसिकली वो जो कंप्यूटर की मशीन है वो एक एल्गोरिथम को सॉल्व कर रही है, एक कंप्यूटर के प्रोग्राम का एक सोल्यूशन ले रही है। जब उसको सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को, तो उसका एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन या बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाता है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, like machines operating in मतलब एसी ऑन ऑफ करने के लिए तो बंदा चाहिए जी, बस वो एसी ऑन ऑफ करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए बंदा चाहिए, कोई सीपीयू चोरी ना कर दे, ये भी आपको गार्ड चाहिए। और बिल्कुल जी सर, बिस्मिल्लाह सर जी, के ठीक है इजाफी बिजली आप दे दें, इस्तेमाल कर लें। वो हमारे यहाँ हर जब भी बड़ा जलसा होता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। 92 नंबर पे हैं हम मोबाइल इंटरनेट स्पीड पे, और ब्रॉडबैंड स्पीड पे हम अल्हम्दुलिल्लाह 142वें नंबर पे हैं। ख्वाब हम देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या पॉसिबल है। आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि हम फेल कर जाएं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम उम्मीद ना रखें और ट्राई ना करें। तो मुझे आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट प्लान बना रही है ये करने का, तो उसने कुछ सोचा होगा कि इस जगह पर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देंगे। अगर आपने खबरों में सुना हो तो स्टार लिंक की बातें हो रही है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, कि वो पाकिस्तान को सैटेलाइट इंटरनेट देगी। अगर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हुकूमत सोच रही होगी कि इन डेटा सेंटर्स को जहाँ पे एआई और बिटकॉइन माइनिंग होगी, वहाँ पे कम से कम इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और हो सकता है इस स्टार लिंक कंपनी से ही उसको इंटरनेट प्रोवाइड मतलब वो फिर अगर वो शार्क जो है वो खा जाती है हमारे फाइबर ऑप्टिक, मतलब वो चलता है, वो फिर भी चलता है। मतलब वो ये महंगा काम है सर, महंगे लोगों के लिए, हमारा नहीं है ये देखें जैसे कि ना आप खुदाई कर रहे होते हो सकता है पहाड़ आपके सर के ऊपर गिर जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको सोने के कान भी मिल जाए। ऑप्टिमिज्म सर, ठीक है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म जी, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा। मगर ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के कई ममालिक में हो रही है। यूएई की मिसाल दी, भूटान की आपने मिसाल दी, ईरान का बताया, एल सल्वाडोर, अमेरिका में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग हो रही है। बस अब हम ट्रम्प साहब कहेंगे हम बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो जाता है, तो ये थी पाकिस्तान के काउंसिल की, तो ये है तो और आज के लिए यही है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।